हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है एमए प्रीवियस की 5th पेपर के फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको परिपेक्ष्य का अर्थ समझाया था। आज समाजशास्त्री परिपेक्ष्य के जो प्रकार हैं उसके विषय में बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य क्या है। समाजशास्त्रीय जो परिपेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधों, समूह, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के अंतर्गत समाज के जो विभिन्न समाज के अंतर्गत मानव व्यवहार के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं उन सभी को हम समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। इस परिपेक्ष्य के अंतर्गत सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है हम वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है और समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। वह विषय वस्तु जो अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो उनका समाजशास्त्री अपने अध्ययन में उनको सम्मिलित कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने पर ले लेता है। इस परिपेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं और उनके अंतसंबंधों के अध्ययन में से सामान्यतः संबंधित होता है। मतलब अब समाजशास्त्र के अंतर्गत नए नए विषयों और क्षेत्रों का चुनाव इसलिए किया जाता है कि जो सामाजिक क्रिया है उसकी जो व्यवस्था है उन क्रियाओं के बीच में किस प्रकार के अंतसंबंध हैं उनके अध्ययन में रुचि लेता है। इसी के फलस्वरूप वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। मतलब समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंध, समूह, संस्थाओं, व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन, इन सभी का हम समाज में जो घटित होने वाली सामाजिक घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम उनका अध्ययन करते हैं। इन सभी सामाजिक क्रियाओं का व्यवस्था में इनका क्या योगदान है, व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका है, परिवर्तन में इनकी क्या भूमिका है और अन्य प्रकार की जो अंतक्रियाएं हैं, अन्य विषयों से संबंधित जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत इनके क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के प्रकार। समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो वैज्ञानिक परिपेक्ष्य, एक मानवीय परिपेक्ष्य, मानवतावादी परिपेक्ष्य या मानवीय परिपेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र विश्लेषण में वैज्ञानिक परिपेक्ष्य का काम में लिया था। उन्होंने अपने जो भी समाज से संबंधित अध्ययन किए थे, ऑगस्ट कॉम्टे जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है समाजशास्त्र शब्द का, उन्होंने वैज्ञानिक परिपेक्ष्य को ही अपने अध्ययन में सम्मिलित किया था। इनके अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खिम है, मैक्स वेबर है, विल्फ्रेड पेरेटो है,
टॉलकैट पार्सन्स है, इन सभी समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया था अध्ययन के लिए। इन विद्वानों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। ये मानते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति विज्ञान के जो विषय हैं वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी समाज में घटित होने वाली घटनाओं या मानव व्यवहार या मानव क्रियाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति की मदद से या उन प्रविधियों की मदद से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। ये मानते हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। सभी लोग समान जब परिस्थिति होती है तो समान प्रकार का व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना है कि मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ अवश्य होता है तथा इसके संबंध में पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले मानते हैं। समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करते हैं वो ये मानते हैं कि जो मानवीय व्यवहार है वो वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है और समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति एक सा व्यवहार करते हैं। और इसके संबंध में जो मानवीय व्यवहार है उसके संबंध में या समाज की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके संबंध में हम पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान के विषय प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, उस प्रकार से समाजशास्त्र भी समाज में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में पूर्व अनुमान और उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था। उनके प्रमुख कारण थे, उन्होंने जो अध्ययन किया था उसका जो मेथड था, तरीका था, वो वैज्ञानिक था। उसके कारण थे, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया। किस प्रकार से काम में लिया? उन्होंने समस्या को परिभाषित किया, परिकल्पना उपकल्पना बनाने को कैसे हल किया जाए ये करा। उन्होंने हाइपोथेसिस भी बनाई। इस उपकल्पना की जांच करना व परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना, ये सब हम वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो हमारे जो अध्ययन का तरीका है वो भी वैज्ञानिक ही होता है। इसलिए ये वैज्ञानिक पद्धति को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले इस पद्धति का अनुसरण करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के पश्चात जो दूसरा प्रकार आता है इसका मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य का आता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य क्यों उत्पन्न हुआ, इसके कारण हैं। क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर देना चाहिए? मानवीय परिप्रेक्ष्य वाले कहते हैं कि क्या समाजशास्त्र को समाज के विशुद्ध विज्ञान बने रहने में ही ज़्यादा उचित है, या समाज की जो समस्याएं हैं, समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना या समाज की जो समस्या उनका चिंतन करना, उसके विषय में भी समाजशास्त्र को सोचना चाहिए? इस प्रकार की विचारधारा वाले लोगों ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को उद्गम किया। उन्होंने क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर देना चाहिए या समाज की समस्याओं के प्रति भी जागरूक एवं चिंतन होना चाहिए? इसी समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ जिसे मानवतावादी मानवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये परिप्रेक्ष्यवादी समाज की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और उनके चिंतन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्र का मानवीय या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। 19वीं शताब्दी के अंत में जब औद्योगिकरण चरम अवस्था में था, उद्योगों का निर्माण हुआ, इस व्यवस्था की नवीन परिस्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई लोगों के सामने। महानगरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना के कारण नगरों में महानगर बने और महानगरों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं
और समाज में जो परिवर्तन हुआ उसका चेंज हुआ, उस चेंज का अध्ययन करने के लिए मानवतावादी परिदृश्य का उद्गम हुआ। अगर हम इस तरह दृष्टिकोण से देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिकरण व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाज शास्त्र का स्वरूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता देते हुए मनुष्य के अमेरिकी जो समाजशास्त्र था उसने वैज्ञानिक परिपेक्ष्य के विपरीत मनोवैज्ञानिक तत्वों को या मानवीय तत्वों को ज़्यादा महत्व देना चालू करा। इन्होंने मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य एवं बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। ये मनोवैज्ञानिक तत्वों को उन्होंने मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य, बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई। जब चेंज आया, औद्योगिकरण हुआ, तो नए माहौल में किस प्रकार से लोग एडजस्टमेंट करें, व्यवस्थापन करें, उसके लिए उनको प्रेरणा दी गई अमेरिका में। और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई है इस परिपेक्ष्य के द्वारा। इस बदलते हुए सामाजिक परिपेक्ष्य ने समाजशास्त्र में मानवीय परिपेक्ष्य के विकास में योग दिया। ये मानवीय परिपेक्ष्य समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। कुल मिला के ये मानवतावादी परिपेक्ष्य उन उपागमों की ओर संकेत करता है। वो उपागम आपने पहले पढ़ चुके हैं। वह उपागम है एथनोमेथोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, अमूलचूल परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद। ये सारे उपागम हैं। एथनोमेथोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, अमूलचूल परिवर्तनवादी व प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी जो उपागम है उनकी मदद से मानवीय परिपेक्ष्य समाजशास्त्र में लोगों के दृष्टिकोण से समाज को समझना चाहता है कि लोग किसी घटना का क्या अर्थ लगाते हैं, वही उसका वास्तविक अर्थ है। यह परिपेक्ष्य समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिपेक्ष्य के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिपेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछले शताब्दी के अंत में डिल थे, जो अमेरिका से थे, द्वारा अनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई। मतलब डिल थे जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस परंपरावादी जो परिपेक्ष्य था, मतलब वैज्ञानिक जो परिपेक्ष्य था, उसका विरोध करा। उन्होंने कहा सामाजिक घटनाओं को आप मनुष्य के दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण से समझो। उसके लिए उपागम बताए गए आगे इन्होंने एथनोमेथोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, अमूलचूल परिवर्तनवादी और प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में अनुभविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में कामटे तथा दुर्खिम भी शामिल थे। इन्होंने भी बाद में इसको मतलब इनके जो इनका दृष्टिकोण था कामटे का वो प्रत्यक्षवादी था और दुर्खिम का जो था वो भी प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। इसको डिल्थे के द्वारा चुनौती दी गई। समाजशास्त्र के मानवीय परिपेक्ष्य की विशेषताएं क्या क्या है? इस परिपेक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं? मानवीय की जो परिपेक्ष्य है, सर्वप्रथम इसकी विशेषता है जो मानवीय की परिपेक्ष्य वैज्ञानिकवाद व प्रत्यक्षवाद व अनुभविकता व गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धति को कठोरता के विरोधी है। ये मतलब परिपेक्ष्य है जो मानवतावादी परिपेक्ष्य, व प्रत्यक्षवाद व अनुभविकता व गणनात्मक तथ्य हैं, आंकड़ों उनको कम महत्व देके व्यक्ति बोध मतलब व्यक्ति घटना का क्या अर्थ लगाता है उसके दृष्टिकोण से समाज की वास्तविकता रियलिटी को समझना चाहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानवीय के परिपेक्ष्य में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटनाओं का सभी पहलुओं के अध्ययन करना संभव नहीं है। ये तर्क देते हैं
कि अगर हम वस्तुनिष्ठ तरीके से समाज का अध्ययन करते हैं तो हम समाज की सभी समाज में जो घटित होने वाली घटनाएं उनके हर पहलू को नहीं समझ सकते। हम इसको व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ सब्जेक्टिविटी अध्ययन से ही इसको समझ सकते हैं। सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग को मतलब व्यक्ति परक बोध को या व्यक्ति किसी घटना का क्या अर्थ लगाता है, वो क्या समझता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस परिपेक्ष्य के अंतर्गत। तीसरी विशेषता है मानवीय के परिपेक्ष्य में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है। वैज्ञानिक परिपेक्ष्य वाले तो ये मानते हैं कि सामाजिक यथार्थ स्थिर है, लेकिन मानवीय परिपेक्ष्य वाले ये मानते हैं कि सामाजिक यथार्थ है वह परिवर्तनशील है। क्यों मानव व्यवहार परिवर्तनशील है तो समाज की जो संरचना है, समाज की जो व्यवस्था है, उसमें भी परिवर्तन होना वाजिब है। उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। समाज की जो यथार्थता है, रियलिटी है, जो संरचना है, उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक परिपेक्ष्य अपनाकर नहीं बल्कि मानवीय के परिपेक्ष्य अपनाकर ही किया जा सकता है। फोर्थ इसकी जो विशेषता है मानवीय परिपेक्ष्य में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्री ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। इस परिपेक्ष्य के अंतर्गत जो उपेक्षित वर्ग था जिसका अभी तक अध्ययन नहीं किया गया, शोषित वर्ग था, महिलाओं, इनके अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाता है। फिफ्थ है इसकी इस परिपेक्ष्य में सब प्रकार के पूर्व ग्रह या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययन करता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जाए। इस परिपेक्ष्य के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है या अध्ययन करता है वो पूर्व ग्रह व पूर्व स्थापित मान्यताओं को सबको त्याग कर ही घटनाओं का अध्ययन करता है। 6 है मानवीय परिपेक्ष्य में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता है बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति समाज का निर्माता है। मानवीय के वैज्ञानिक परिपेक्ष्य के अंतर्गत तो समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन मानवीय की परिपेक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है। 7 है मानव के परिपेक्ष्य में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ये परिपेक्ष्य वाले ये मानते हैं, वैज्ञानिक परिपेक्ष्य वाले ये मानते हैं प्रतिमानात्मक सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक का तात्पर्य है वैज्ञानिक परिपेक्ष्य में जो समाज में जो घटित होती है घटनाएं, वो जो पहले से लोगों की जो धारणा है उसी को लोग स्वीकार करके चलते हैं, ऐसा वैज्ञानिक परिपेक्ष्य वाले लोग मानते हैं। लेकिन मानवीय के परिपेक्ष्य वाले लोग ये मानते हैं कि समाज में जो घटनाएं घटित होती है उसका व्यक्ति ही उचित अर्थ लगाता है, ना कि पहले जो अर्थ लगाया गया है। 8 है इसकी मानवीय के परिपेक्ष्य में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषक तत्वों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवीय के जो परिपेक्ष्य है उसके अंतर्गत जो व्यवस्था सिस्टम है उसकी कमियों को उजागर किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक परिपेक्ष्य में इस प्रकार से नहीं किया जाता। इस परिपेक्ष्य में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हो, जैसे सहभागी अवलोकन, डायरियों, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों आदि का सहारा लिया जाता है। सहभागी अवलोकन के द्वारा प्राइमरी तथ्य संकलित किए जाते हैं। डायरी, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों आदियों के द्वारा सेकेंडरी तथ्यों को संकलित करके समाज की रियलिटी को ज्ञात करने का कार्य मानवीय के परिपेक्ष्य के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिला के वैज्ञानिक परिपेक्ष्य समाज को परिवर्तनशील नहीं मानता है, मानवीय के परिपेक्ष्य समाज को परिवर्तनशील मानता है। वैज्ञानिक परिपेक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए समाज की यथार्थता को ज्ञात करना चाहता है, लेकिन मानवीय के परिपेक्ष्य वस्तुनिष्ठ के स्थान पर विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ या अंडरस्टैंडिंग समझ जो व्यक्ति को व्यक्ति बोध परख जो है वरस्तन
उस मेथड को काम में लेते हुए समाज की रियलिटी को समझना चाहता है। वो समाज की यथार्थता को ज्ञात करने के लिए व्यक्ति की समझ, जो उसका दृष्टिकोण है, उस नज़रिए से समाज की रियलिटी को और घटनाओं के पीछे क्या कार्य कारण है उनको ज्ञात करने में अपनी रुचि लेता है। धन्यवाद।